आज का अपना बिंदु स्वर स्वरों का विभाजन। आज की कक्षा में हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वरों का विभाजन किस रूप में किया गया है, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वरों का क्रम किस रूप में निर्धारित किया गया है। ये सारी की सारी चर्चा आज की कक्षा में हम करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण अन्य किसी ध्वनि के सहयोग के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। जिस ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। स्वरों का क्रम जो इस रूप में है, ए आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ। यहाँ जो अंग अ है ये दोनों ही स्वर हैं। ये स्वर है जो अनुस्वार बोधक है, अर्थात अनुस्वार का बोध कराने वाला है। और ये जो स्वर है ये विसर्ग का बोधक है, यानी विसर्ग का बोध कराने वाला है। तो इस प्रकार जो स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में रखी गई है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि जो री स्वर है उसका क्रम किस रूप में है। तो री स्वर का क्रम जो है वो ऊ के बाद में और ए के ठीक पहले होता है। और इसका जो क्रम संख्या है वो 7 है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण है वो 2 रूपों में किया गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। यानी स्वर हैं उनको हम 2 रूपों में विभाजित मुख्य रूप से कर सकते हैं, मूल स्वर तथा संधि स्वर के रूप में। मूल स्वर कौन से होते हैं, ए ई उ तथा री हैं। ये चारों की चारों क्या है, मूल स्वर के रूप में जाने जाते हैं। संधि स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, इन सभी को संधि स्वर के रूप में हम जानते हैं। संधि स्वरों का 2 रूपों में विभाजन किया गया है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में आ ई उ आते हैं। फिर है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में ए आई ओ औ को रखा गया। संयुक्त स्वरों का 2 रूपों में विभाजन किया गया है, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर में ए और ओ आते हैं, वृद्धि स्वर में ऐ तथा औ आता है। अब इनको परिभाषित रूप में हम जानते हैं कि मूल स्वर किसे कहा जाता है। तो मूल स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। अर्थात जो स्वर हैं उसको जब हम परिभाषित करते हैं तो इसी रूप में करते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि है वो क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। और स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि है उन्हीं को क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। क्योंकि इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य स्वर का सहयोग नहीं लिया जाता है। संधि स्वर में आते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये सारे के सारे हैं। इन सभी का जब हम उच्चारण करते हैं तब मूल स्वरों का सहयोग लिया जाता है। तो परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि संधि स्वरों का उच्चारण जब करते हैं तो मूल स्वरों का सहयोग उसमें पूर्णतः लिया जाता है। और मूल स्वरों के सहयोग से बनी ध्वनि क्या कहलाती है, संधि स्वर कहलाती है। संधि स्वरों में दीर्घ और संयुक्त स्वरों के रूप में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे ध्वनियां कहलाती हैं जो ध्वनियां सहजातीय स्वरों के मेल से बनी होती हैं। सहजातीय स्वरों के मेल से बनी ध्वनि क्या कहलाती है, दीर्घ स्वर कहलाती है। जैसे ए और ए के सहयोग से आ बनता है, इ और ई के सहयोग से
ई बनता है उ तथा उ के सहयोग से उ बनता है। सहजाती इसलिए है क्योंकि ए तथा ए का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। ई तथा ई का उच्चारण स्थान है वो तालु है। उ तथा उ का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्थान समान होता है उन्हें दीर्घ यानी सहजातीय स्वर कहा जाता है, और जो सहजातीय स्वरों की मेल से उत्पन्न ध्वनि है उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर विजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता है और भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान के सहयोग से बनी ध्वनि है ना, वो क्या कहलाती है? संयुक्त स्वर कहलाती है। जैसे ए तथा ई के सहयोग से ए बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान तो क्या रहेगा? कंठ रहेगा, और ई का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तालु रहेगा। तो कंठ और तालु के सहयोग से बनी ध्वनि ए हो गई, और ये दोनों ही भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? विजातीय। तो विजातीय ध्वनियों के सहयोग से बनी ध्वनि क्या कहलाती है? संयुक्त स्वर कहलाती है। संयुक्त स्वरों को दो भागों में विभक्त किया गया है, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर में ए और ओ आता है, वृद्धि स्वर में आई और औ आता है। इनकी चर्चा हम जब संधि पढ़ेंगे उस समय करेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को पहली क्लास में स्वरों का बोध जब कराते हैं, तो वहाँ स्वरों का बोध कराते समय स्वर संधि का बोध भी हम आसानी से करा सकते हैं कि ये दीर्घ संधि हो गई, और ये गुण संधि हो गई, और ये वृद्धि संधि हो गई। इसी चीज की अगर पुनरावृत्ति होती रहती है तो बच्चे जब कक्षा 6 में और कक्षा 6 से जब आगे क्रमोन्नत होते हैं तो वो संधि का ज्ञान है ना आसानी से कर लेते हैं। तो हमें विशेष ध्यान यही देना है कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को स्वर पढ़ाते समय स्वरों का वर्गीकरण सिखाएं। स्वरों का ज्ञान होने के बाद में उसका वर्गीकरण सिखाएं, तो बच्चे आसानी से आगे कक्षा में उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ जो अभ्यास प्रश्न रखे गए हैं कि अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा हम करते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि स्वरों की संख्या मानी गई है, तो स्वरों की संख्या जो मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 11। तो इसका उत्तर हो गया कि स्वरों की जो संख्या मानी गई है वो 11 मानी गई। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो हिंदी भाषा में जो शुद्ध स्वर हैं उनकी संख्या जो मानी गई है वो 10 मानी गई है। ये प्रश्न है वो बीएड प्रतियोगी परीक्षा 2011 या 12 में पूछा हुआ है। अशुद्ध स्वरों की संख्या मानी गई है, तो अशुद्ध स्वरों की जो संख्या मानी गई है वो 1 मानी गई है। अशुद्ध स्वर जो हिंदी भाषा में माना गया वो 1 माना गया है, और वो है री। इसको अशुद्ध स्वर क्यों माना गया है, इसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। री, इस री का उच्चारण और इस री का उच्चारण समान होता है। यहाँ जो नीचे री लिखा है उसका उच्चारण करते समय रे के साथ में ईश्वर का बोध होता है, और रे के साथ में ईश्वर का बोध होने के कारण इसे अशुद्ध माना गया है, क्योंकि शुद्ध स्वर में कभी भी व्यंजन का बोध नहीं होता। तो री री इन दोनों का उच्चारण समान रूप से किया जाता है। जैसे हम ऋतु लिखते हैं, जब हम वर्षा ऋतु लिखते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जब किसी संज्ञा के रूप में हम जानते हैं ऋतु किसी बालिका का नाम है, तो तब हम क्या लिखते हैं? ऋतु लिखते हैं। तो यहाँ इन दोनों से अच्छा प्रश्न बनता है कि ये जो ऋतु है वो तत्सम है, और ये जो ऋतु है वो तद्भव का बोधक है। तो री जो है वो क्या हो गया? अशुद्ध स्वर हो गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो हिंदी भाषा में अर्ध स्वर जो है वो ये तथा वे को
अर्ध स्वर के रूप में हम जानते हैं। अर्ध स्वर क्यों है? क्योंकि जब हम यण संधि का ज्ञान करते हैं, यण संधि पढ़ते हैं, उस समय यण संधि है वो स्वर संधि के रूप में जानी जाती है। और स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के स्थान पर स्वर का ही बोध होता है, जबकि यहाँ ई के स्थान पर किसका बोध होता है, ये का बोध होता है, और ऊ के स्थान पर किसका बोध होता है, वह का बोध होता है। यानी स्वर के स्थान पर यहाँ क्या हो रहा है, व्यंजन का बोध हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। कहने का मतलब जो पूर्णतः न तो क्या है, स्वर शुद्ध है, न ही पूर्णतः अशुद्ध स्वर है, इन दोनों के बीच के रूप में है, इसलिए इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में घृत स्वर कौन सा है? तो अंग्रेजी भाषा में जो घृत स्वर है वह कौन सा है, ओ जो अंग्रेजी भाषा का है वो घृत स्वर है। ये अंग्रेजी शब्दों के साथ में ही प्रयुक्त होता है। ऑयल, मॉडल, इसका उच्चारण ए तथा ओ के बीच में होता है, न तो पूर्णतः ए के समान होता है, न ही पूर्णतः ओ के समान होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा से घृत स्वर कहा जाता है। और आर के ऊपर अर्धचंद्र का, आर के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग करके इसको हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि कहलाती है। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, वो स्वर कहलाती है। ये इसका उत्तर हो गया। किन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों का सहयोग नहीं लिया जाता है? तो किन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों का सहयोग नहीं लिया जाता है? तो मूल स्वर हैं, उनके उच्चारण में अन्य स्वरों का सहयोग नहीं लिया जाता है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं या ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। किन स्वरों की उच्चारण में मूल स्वरों का सहयोग नहीं लिया जाता, इसके बाद में है सहजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर कहलाते हैं। तो सहजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर कहलाते हैं, तो वो स्वर कौन से हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। कौन से हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, जिनकी चर्चा हमने की है कि ए ई और उ। तो दीर्घ स्वर कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद में बीजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर कहलाते हैं। तो बीजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न जो स्वर कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। फिर है विसर्ग किस भाषा से गृहीत स्वर है? तो विसर्ग जो है वो क्या है, संस्कृत भाषा से गृहीत स्वर है। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनके साथ में ही इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रातः है, अतः है आदि। यानी जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम रूप में, उन्हीं के साथ में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जाना कि स्वर है, उनका वर्गीकरण किस रूप में किया गया है, स्वरों की परिभाषा क्या होती है, स्वरों का क्रम निर्धारण किस रूप में किया गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वरों से संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में भी हमने जाना। अगली कक्षा में स्वरों का जो आगे वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।